नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम्स आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में आज हम लेकर आए हैं 2017 ईयर के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के सवाल। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, with reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans and the Indus Valley people, which of the following statements is are correct? इसमें हमें सही स्टेटमेंट के बारे में पता लगाना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ऋग्वेदिक आर्यंस, दोस्तों ऋग्वेदिक आर्यन, वैदिक पीरियड क्या है? 1500 बीसी से अराउंड 600 बीसी। कई जगह पे आपको ये 600 बीसी भी मिलेगा। ये मोटा मोटा वैदिक पीरियड है। इसको वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वेद हैं उनकी रचना की गई, उनका कंपोजिशन हुआ, उनको लिखा गया। और ऋग्वेदिक पीरियड दोस्तों, ऋग्वेदिक पीरियड है 1000 बीसी तक। इसके बाद आयरन का भी यूज चालू हुआ और ऋग्वेदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में भी इसको बांटा जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, 1000 से 500 बीसी या 600 बीसी, अलग अलग जगह मोटा मोटा। तो ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वारफेयर। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी देखा है, वैदिक पीरियड में हॉर्सेस का यूज किया गया। वो इस पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड में जो आर्यंस थे वो जनरली नोमेडिक थे। वो कैटल और गाय को रखते थे, पेस्टरल एक्टिविटी करते थे, जनरली एग्रीकल्चर नहीं करते थे। एग्रीकल्चर सेटल्ड पीरियड चालू हुआ ओनली आफ्टर 1000 बीसी, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में। और इस टाइम पे हमको ऋग्वेदा में ये मिलता है कि इस टाइम पे जो लड़ाई होती थी 1500 बीसी से 1000 बीसी में, मेनली लड़ाई किसके लिए की जाती थी? नॉट फॉर लैंड बट फॉर केटल्स। नॉट फॉर लैंड बट फॉर केटल्स। किसी समय, किसी दिन हम पूरा इस टाइम पीरियड को लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो हम उसको अच्छे से सोल्व कर सकें। तो इस पीरियड में जो मेन लड़ाई होती थी, लड़ाई का मेन रीजन था वो लैंड ग्रेबिंग नहीं था, वो था फॉर केटल्स। और जो लड़ाई होती थी वो यूज करते थे कोट ऑफ मेल और हेलमेट इन वारफेयर। ये बिल्कुल सही है। इसके हमको एविडेंस भी मिले हैं, बहुत लिटरेचर में भी मिले हैं और साथ ही एक्सकेवेशंस में भी मिले हैं। वेरस पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इंडस वैली के एक्सकेवेशन में, लैंग्वेज तो हम उनकी आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, पर एक्सकेवेशन में इस तरह की कोई भी ऑफेंसिव चीजें, ऑफेंसिव बैटल के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं वैसी नहीं मिली हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सही बात है। सिल्वर, सही बात है। कॉपर, बिल्कुल सही बात है। वेरस इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। दोस्तों इंडिया में आयरन एज मानी जाती है आफ्टर 1000 बीसी, यानी लेटर वैदिक पीरियड को इंडिया में आयरन एज माना जाता है। उसके पहले आयरन का यूज का कोई एविडेंस नहीं मिला है। और इंडस वैली पीपल तो ऋग्वेदिक पीपल से भी पहले के हैं। तो जब ऋग्वेदिक पीपल ने ही यूज नहीं करा, ऋग्वेदिक लोगों ने ही यूज नहीं किया, तो उसके पहले कैसे मिल सकता है? जब हम कह रहे हैं कि आयरन एज इंडिया में चालू हुई लेटर वैदिक पीरियड में, यानी आफ्टर 1000 बीसी। तो एक तो इस तरीके से भी गलत हो गया कि यहां पर आयरन है। दूसरा गलत हो गया, दूसरा तरीका, ओनली कॉपर एंड आयरन। पर हमें पता है कि जो ये गोल्ड और सिल्वर है ये भी नॉन थे किसको? इंडस वैली पीपल को। इसके एक्सकेवेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल मिले हैं। आप कभी अगर हो सके, समय मिले तो जो न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है वहां पे जाइए। वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, वहां पे आपको इनको भी देखने को मिलेगा। तो ये गलत हो गया और फर्स्ट सही है। क्यों गलत हो गया और क्यों सही है ये हमने देखा। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स।
ये तो अभी हमने डिस्कस किया है, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal। देखिए जो इनके सील्स और सीलिंग्स मिले हैं उनमें पहली बात तो वहां पे हॉर्सेस नहीं है। इनके सील्स में क्या क्या है, इनके सील्स में यूनिकॉर्न है, इनके में टाइगर है, उसके बाद जो घड़ियाल भी मिला है, गेंडे भी मिले हैं, और साथ में बुल भी मिला है, बुल जिसका हम काफी बड़ा है। इस तरह के एनिमल मिले हैं, पर उसमें कोई भी एविडेंस नहीं है हॉर्स का, पहली बात। दूसरी बात, जब एक्सकेवेशन हुई तो एक्सकेवेशन में भी कोई एविडेंस हॉर्स का नहीं मिला है। एक डिबेट जरूर है, जब सुरकोताड़ा गुजरात में एक बहुत ही फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, तो सुरकोताड़ा में जरूर कुछ एनिमल बोन्स मिले हैं, जिनको कुछ स्कॉलर्स, कुछ रिसर्चर के हिसाब से कुछ बोन मिले हैं, पूरा हॉर्स नहीं मिला है, कुछ बोन मिले हैं, जिसको कुछ स्कॉलर के हिसाब से वो बोन हॉर्सेस के हैं, हॉर्स के हैं। पर ना तो इसमें कोई कंसेंसस है, ना ही इसको श्योरिटी के साथ लिंक किया जा सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन इन जनरल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब ये स्टेटमेंट सही है और ये गलत है कि इंडस वैली में हॉर्स की नॉलेज थी। दो तरीके मैंने बताए, ना तो उनके सील और सीलिंग्स में है और ना ही एक्सकेवेशन में कहीं पे कोई बोन मिली है, सिवाय सुरकोताड़ा में कुछ बोन्स जो कि डिबेटेबल है। तो ये स्टेटमेंट सही है, जनरल में ये माना जाता है कि वो अवेयर नहीं थे। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, सेकंड गलत है, तो 1 और 3 ठीक है। तो सेकंड गलत था, हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। आई थिंक हाँ, पहला सही था, दूसरा गलत था। हाँ, तो 1 और 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तन। दोस्तों आपको याद होगा जब हमने क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया डिस्कस किया था, तो मैंने आपको 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया बताए थे, जो कि संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से हैं 8 क्लासिकल डांस। उनमें मैंने नॉर्थ ईस्ट के 2 डांस फॉर्म के बारे में जिक्र किया था, उसमें से एक मणिपुरी डांस फॉर्म भी थी। तो मणिपुरी संकीर्तन को लेकर सवाल है। अब मणिपुरी संकीर्तन में दोस्तों डांस है, म्यूजिक है, और इसमें स्टोरी सुनाई जाती है, और म्यूजिक है और सॉन्ग भी है। ये जो हमने देखा था आसाम में भी जो सतारा डांस फॉर्म है, सतारिया डांस फॉर्म है, वो भी वैष्णवाइट मूवमेंट था। ये मणिपुरी वाला भी वैष्णवाइट मूवमेंट है, ये भी वैष्णव रिलीजन से इंस्पायर है। वैष्णवाइट मूवमेंट मतलब कृष्ण यहाँ पे मेन थीम में रहते हैं, कृष्णा भक्ति मेन थीम में रहती है। डांस म्यूजिक और सॉन्ग है, डांस म्यूजिक और सॉन्ग है। और अब ऑप्शन देखते हैं, इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल, ओनली। देखिए यूपीएससी में एक बात ध्यान रखिए, ज्यादातर जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं ज्यादातर गलत होते हैं। इसमें कह रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट जो नाम दिया हुआ है सिंबल्स, इसके अलावा कोई भी म्यूजिकल, सिर्फ यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जो कि गलत है। इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट है ड्रम, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मणिपुरी संकीर्तन में। तो ये जो ओनली है इंस्ट्रूमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है कि सिर्फ यही इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ऑप्शन 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि क्लासिकल डांस फॉर्म हमने देखा, एक बार पहले भी हमने इस तरह से सवाल किए थे। एक बार हमने उड़िया से रिलेटेड जो ओडिसी डांस फॉर्म है उसको लेके तीभंगा वाला सवाल किया था। फिर हमने सतारिया डांस के ऊपर एक सवाल किया था, और ये मणिपुरी संकीर्तन के ऊपर एक सवाल कर लिया है सीधा सीधा। इसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर हमने सवाल किए हुए हैं। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है बुद्धिज्म जैनिज्म से हमेशा सवाल आता है, तो कुछ ऐसे एरिया है जिनसे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपको उन पे खास ध्यान देना है। तो इसका ऑप्शन है 1 एंड 3, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व। दोस्तों जो 2016 का हमने पेपर डिस्कस किया था, उसमें बोधिसत्व को लेकर एक सवाल था, एक क्वेश्चन था। उस सवाल को डिस्कस करते हुए मैंने हीनयाना और महायाना बुद्धिज्म भी आपको बहुत डिटेल में बताया था।
वो दोस्त जो 2016 का वीडियो नहीं देखा है जिन्होंने अभी तक, मैं उनसे कहता हूं कि आप जाइए। 2016 में हमने जो हीनयाना और महायाना बुद्धिज्म को डिटेल में डिस्कस किया है बोधिसत्व रिलेटेड एक सवाल करने में, उसको देखिए, वहां पे मैंने काफी डिटेल दी है, आपके काम आएंगी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व। तो दोस्तों वहां पे हमने जब बोधिसत्व डिस्कस किया था तो मैंने बताया था बोधिसत्व कौन से सेक्ट का सेंट्रल फिगर है, महायाना बुद्धिज्म का सेंट्रल फिगर बोधिसत्व है। और मैंने क्या बताया था, हीनयाना फॉर्म का सेंट्रल फिगर अरहत है। तो ये बात हो रही है पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी। ये पूछ रहा है पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफन इल्यूस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट। अब ऑप्शन देखते हैं। एलोरा, एलोरा को लेके हमने डिस्कस किया था, एलोरा का टाइम पीरियड डिस्कस किया था, कौन कौन सी फेथ के वहां पे टेम्पल है ये डिस्कस किया था। बादामी हमने वातापी, जो एक सवाल में जब हमने था तो बादामी भी हमने डिस्कस किया था, जहां पे मैंने बताया था कि ये चालुक्य कैपिटल था जिसको वातापी भी कहते हैं, और यहाँ पे भी रॉक कट केव्स हैं। बाघ हमने कभी डिस्कस नहीं किया। बाघ दोस्तों एक गुप्ता पीरियड का एक प्लेस है, एक मोन्यूमेंट है यहाँ पे, बाघ केव्स। यहाँ पर केव्स हैं, बुद्धिस्ट केव्स हैं, ये सिचुएटेड है, गुप्ता पीरियड इसका पीरियड है। यहाँ पे बहुत सारी गुप्ता एज की पेंटिंग्स हैं। कौन सी थीम है, बुद्धिज्म थीम है, क्योंकि ये बाघा केव्स में बुद्धिज्म की केव्स हैं। बुद्धिस्ट यहाँ पे जो कल्चरल एक्टिविटीज है वो यहाँ होती थी। यहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं, गुप्ता पीरियड की हैं। और ये बाघ रिवर इनके इसके नियर बाय है, और डिस्ट्रिक्ट है धार डिस्ट्रिक्ट, एमपी, मध्य प्रदेश। अजंता भी हमने देखा हुआ है। अब ये हमने देख लिया, यहाँ पे पेंटिंग्स हैं, अजंता में भी पेंटिंग्स हैं, बाघ में भी पेंटिंग्स हैं। बोधिसत्व, यहाँ पे भी बुद्धा की पेंटिंग, बुद्धिस्ट पेंटिंग है, यहाँ पे बुद्धिस्ट पेंटिंग नहीं है, हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे भी बुद्धिस्ट पेंटिंग है। एलोरा तो तीनों सेक्ट का है इसमें, पर यहाँ पेंटिंग के लिए इतना फेमस नहीं है जितना कि ये टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। और बोधिसत्व, अजंता देखिए, बुद्धिस्ट पेंटिंग के लिए सबसे दो फेमस सेंटर यही हैं, बागा केव्स और अजंता। तो अगर किसी को पता भी नहीं हो तो ये दो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग की बात हो रही है, इसका आंसर है अजंता। जो क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी इसका जिक्र है। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ये उनको आंसर इजीली आ जाएगा। पर बाकी ऑप्शन भी थे तो मैंने सोचा डिस्कस कर लें। और बाघ जो केव्स है हमने कभी डिस्कस नहीं की थी, बादामी और एलोरा तो हम डिस्कस कर चुके थे, तो मैंने सोचा टाइम पीरियड, जगह और लोकेशन आपको बता दूं। और यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं वो जनरली मेटेरियलिस्टिक इन आउटलुक हैं, ये भी एक पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ट्रेडिशंस और कम्युनिटीज। चालिया साहिब फेस्टिवल सिंधी। दोस्तों ये फैक्चुअल सवाल है, ज्यादा कुछ बताने का इसमें है नहीं, ये बिल्कुल सही है। नंदा राज जत यात्रा, नंदा राज जत यात्रा दोस्तों ये उत्तराखंड में होती है, 12 साल में एक बार होती है, वंस इन 12 ईयर्स। इसमें जात का मतलब भी यात्रा है, नंदा राज यात्रा इसको कह सकते हैं। ये वंस इन 12 ईयर्स, और कहां पर होती है, उत्तराखंड। तो ये जो इसका एसोसिएशन गोंड्स के साथ है, ये ऑप्शन गलत है। तीसरा वरी वरकारी, वरकारी एक सेक्ट है, रिलीजियस सेक्ट है, ये एसोसिएटेड है। पंधारपुर एक जगह है महाराष्ट्र में, पंधारपुर, जहां पे सेंट्रल डेटी है विठोबा। ये जो विठोबा है ये विष्णु का एक फॉर्म है, विठोबा विष्णु कृष्ण का एक फॉर्म है विठोबा। और यहां ये भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति मूवमेंट, जो महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट है, महाराष्ट्र के भक्ति मूवमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है पंधारपुर। पंधारपुर में सेंट्रल डेटी है विठोबा। इट इज ए फॉर्म ऑफ विष्णु कृष्णा, विष्णु का एक फॉर्म है, वरकारी सेक्ट है, तो ये संथाल से रिलेटेड नहीं है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट भक्ति सेंटर ऑफ महाराष्ट्र, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। पंधारपुर में
वरकारी सेक्ट पंधारपुर एक फेमस जगह है जहां पे सेंट्रल जेटी विथोबा है। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये भी गलत है, वरी वरकारी संथाल से रिलेटेड नहीं है। नंदा राज जाति यात्रा भी उत्तराखंड की है, इसका आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस फॉर सन टेम्पल। दोस्तों सन टेम्पल, कुछ इंडिया में फेमस सन टेम्पल्स हैं, मैं पहले उनका नाम आपको बता दूं। ऊपर से नॉर्थ से चालू करते हैं। मार्तंड सन टेम्पल कहां पर है ये दोस्तों? ये बहुत ही फेमस सन टेम्पल है, मार्तंड सन टेम्पल। मार्तंड सन का ही एक नाम है, सूर्य का ही एक नाम है, और ये 8th सेंचुरी का टेम्पल है। ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है श्रीनगर के पास है, वहां पे सिचुएटेड है मार्तंड सन टेम्पल। इसको डिस्ट्रॉय किया था, मीरी डायनेस्टी एक हुई है दोस्तों कश्मीर में, उसमें एक किंग थे सिकंदर शाह मीरी, जिनको सिकंदर आइकनोक्लेस्ट भी कहते हैं, बुत खान भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े थे। सिकंदर शाह मीर, ये मीरी डायनेस्टी के एक रूलर है। दोस्तों आपने एक बड़े फेमस किंग का नाम सुना होगा, जैन उल अबीदीन, जिसको कि कश्मीर का अकबर भी कहते हैं, ये जैन उल अबीदीन फेमस हैं किस लिए? ये बहुत ही टॉलरेंट रूलर, एज ए टॉलरेंट सेक्युलर रूलर की तरह फेमस हैं। पर इनके जो फादर थे सिकंदर शाह मीर, वो फेमस है मंदिर तोड़ने के लिए, और ये फेमस है सेक्युलर रूलर के लिए। ये इनके बाद आए। इनके टाइम पे इनके कोर्ट में एक स्कॉलर थे जोना राजा। इन्होंने राज तरंगनी जो कल्हाना ने लिखी थी, उसके आगे की राज तरंगनी इन्होंने लिखी है। इनकी बुक का नाम भी है राज तरंगिनी। दोस्तों इसको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहली राज तरंगिनी कल्हाना ने लिखी थी, वो भी कश्मीर से थे। बाद में जोना राजा, ये एन है, जोना, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। जोना राजा, एन है ये। जोना राजा जो थे, जो इनके जैनुल अबिदीन के कोर्ट में थे, उन्होंने भी राज तरंगिनी लिखी। इनकी राज तरंगिनी वहां से चालू होती है जहां से कल्हाना की खत्म हुई। उन्होंने उसके बाद के कश्मीर की हिस्ट्री लिखी है। और जैनुल अबिदीन के फादर थे मीरी डायनेस्टी के सिकंदर शाह मीरी, जिन्होंने मार्तन सन टेम्पल को तोड़ा था। तो मार्तन सन टेम्पल सबसे नॉर्थ में सबसे फेमस, और सबसे ये 8th सेंचुरी का अनंतनाग में जो है जम्मू कश्मीर में एक फेमस सन टेम्पल है। दूसरा फेमस सन टेम्पल है गुजरात में, मोधेरा सन टेम्पल। ये 11th सेंचुरी का है, 11th सेंचुरी का एडी। ये किंग थे भीमा वन, उनके टाइम पीरियड में उनकी रानी ने बनाया था। तीसरा फेमस सन टेम्पल है दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल। ये भी अर्ली मिडाइवल टाइम का है, 11th-12th सेंचुरी का, ये भी अर्ली मिडाइवल टाइम का है। और फोर्थ फेमस सन टेम्पल है अरासावल्ली, जो कि यहां दिया हुआ है, अरासावल्ली। ये 4th फेमस सन टेम्पल है, और ये कहां पर है दोस्तों? आज के आंध्र प्रदेश में। तो हमने 4 फेमस सन टेम्पल देखे, एक अरासरावल्ली जो आंध्र प्रदेश में है, एक कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा में है, एक मोधेरा सन टेम्पल जो गुजरात में है, और एक मार्तंड सन टेम्पल जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके साथ ही हमने जैनुल अबिदीन के बारे में देखा, जिनके कोर्ट में जोना राजा थे, जिन्होंने राज तरंगिनी लिखी थी। ये राज तरंगिनी कल्हाना की राज तरंगिनी का कंटिन्यूएशन है। पहली राज तरंगिनी लिखी कल्हाना ने, और दूसरी राज तरंगिनी लिखी जोना राजा ने। इनका टाइम पीरियड है 15th सेंचुरी। ये 15th सेंचुरी की बात हो रही है।
1420 के बाद की, और ये बात हो रही है लास्ट डिकेड ऑफ 14th सेंचुरी से अर्ली डिकेड ऑफ 15th सेंचुरी, ये सिकंदर शाह मीरी की। तो दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा ये शिवा टेम्पल है। यहाँ पे अमरकंटक में भी शिवा टेम्पल है, ओमकारेश्वर तो आपको पता ही है, बहुत ही फेमस शिवा टेम्पल है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर उसमें से एक है, एमपी में है दोस्तों, इंदौर के पास है। तो ये दोनों गलत है। अमरकंटक में तो बहुत पुराना टेम्पल भी है, और यहाँ पे ये अन्नपूर एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, वहां पर है, और ये फेमस भी है अपनी वाइल्ड लाइफ, और यहाँ पे जंगल भी काफी हैं। अमरकंटक यहाँ पे बड़ा फेमस है। यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। तो पहला सही है दोस्तों, फेमस फॉर सन टेम्पल्स। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो तंत्रिका एंड समितिया वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। दूसरा देखते हैं, सर्वस्तिवादिन held that the constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form। टफ सवाल है, जनरली ये चीजें हम रूटीन में नहीं पढ़ते हैं, इतना डिटेल में बुद्धिज्म को नहीं पढ़ते हैं। टफ सवाल है, जिस ईयर 2017 में आया था, डिफिकल्ट सवाल था दोस्तों। पहला स्टेटमेंट गलत है, ये जैनिज्म नहीं बल्कि ये बुद्धिज्म के सेक्ट है। पहला ये सौत्रंतिका और सामितिया बुद्धिज्म के सेक्ट है, जैनिज्म के नहीं है। दूसरा ऑप्शन सर्वस्तिवादीन हेल्ड। देखो कल जब हीनयाना और महायाना हमने पढ़ा था तो हमने कहा था हीनयाना अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, इसी तरह सर्वस्तिवादीन भी दोस्तों अर्लीस्ट है, बहुत पुराना है, जो अर्लीस्ट फॉर्म है उसी का एक सेक्ट है सर्वस्तिवादीन। सर्वस्तिवादीन ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है दोस्तों। बुद्धिज्म की फिलोसफी में माना गया है कि सब चीजें मोमेंट्री हैं, सब चीजें धीरे धीरे समय के साथ उनका विघटन हो रहा है, हास हो रहा है, पर कुछ चीजें जो कि होती हैं जिनको कॉस्मिक चीजें कहा गया है, उसमें ये सर्वस्तिवादीन कहती है कि कुछ चीजें हैं वो मोमेंट्री नहीं है, नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉरएवर इन ए लेटेंट फॉर्म, मतलब वो हमेशा विद्यमान रहती हैं, मोमेंट्री नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये हो जाता उल्टा, दैट कंस्ट्रेंट ऑफ फिनोमिना वर ये नोट नहीं होता और होता होली मोमेंट्री, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता सौत्रंतिका के लिए। ये जो सौत्रंतिका सेक्ट है ये कहता है होली मोमेंट्री है, पूरी तरह से मोमेंट्री है, और सर्वस्तिवादीन कहता है कि नहीं, नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉरएवर इन ए लेटेंट फॉर्म। तो ये सर्वस्तिवादीन के लिए सही है, और अगर यहां पे नॉट हटा देते होली मोमेंट्री हो जाता तो ये सौत्रंतिका के लिए ठीक है। तो फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आए, सर्वस्तिवादीन को रिप्लेस कर दे सौत्रंतिका से और यहाँ पे नॉट हटा दे होली मोमेंट्री हो जाए, तो वो सवाल भी ठीक हो जाएगा। सर्वस्तिवादीन के लिए ये वाला ठीक है, और ये दोनों समिति और सौत्रंतिका ये बुद्धिज्म के सेक्ट है। तो इसका है सेकेंड, ओनली 2। डिफिकल्ट सवाल है, जिस ईयर आया था तब भी लोगों को डिफिकल्ट लगा था, और अभी भी आप पढ़ रहे होंगे तो डिफिकल्ट ही लगा होगा, पर कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं। Which one of the following was a very important seaport in the काकतीय किंगडम? काकतीय का टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? 12th सेंचुरी से 14th सेंचुरी। ये पहले फ्यूडेटरीज थे किसके? राष्ट्रकूटा और वेस्टर्न चालुक्य। राष्ट्रकूटा के बाद आए थे वेस्टर्न चालुक्यास, ये इनके फ्यूडेटरीज थे, पर ओवर ए टाइम 12th सेंचुरी में काकतीय किंगडम इंडिपेंडेंट हो गया और 14th सेंचुरी तक ये पावर में रहा। 14th सेंचुरी के शुरू में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन से बहुत सारे किंगडम्स को अपने रास्ते से हटाया, उनको खत्म किया, और तो उसी टाइम पीरियड में काकतीय किंगडम ने भी अपनी इंडिपेंडेंस लॉस कर दी। एक काकतीय किंगडम की एक खास बात यह है कि इसमें एक फीमेल एम्परर भी हुई है, एक फीमेल रूलर भी हुई है। इसका नाम आप सर्च करिएगा, क्या नाम है, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी तेलुगु में। तो ये बहुत ही
फेमस इसलिए है वो क्योंकि वो उस टाइम पीरियड की इस पूरे इलाके की, इस पूरे दक्कन और साउथ की अकेली इंडिपेंडेंट फीमेल रूलर थी। वो काकतीय डायनेस्टी से थी, 13th सेंचुरी के एंड में थी। इसको आप गूगल करिएगा कौन है, और इस पे एक तेलुगु मूवी भी बनी है, मैं आपको हिंट दिया है। तो इसका आंसर है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, पर मैंने सोचा आपको काकतीय किंगडम का थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं कि ये कहां से आए, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, और ये पावर में कैसे आए, और उनका टाइम पीरियड क्या था, कैसे, और इनको हटाया किसने, कैसे इनका डिक्लाइन हुआ, कौन इनको, इनके बाद पावर में कौन आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट सीपोर्ट इन द काकतीय डायनेस्टी, काकतीय किंगडम। तो मोटुपुल्ली इसका आंसर है दोस्तों। ज्यादा कुछ इसमें याद करने, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बताने का कुछ है नहीं। जब तक काकतीय किंगडम रहे, ये यादवा किंगडम जो इनके पास में था, यादवा किंगडम, इस किंगडम को भी अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। यादवा किंगडम, इनके साथ इनकी इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस के चलते लड़ाई और बैटल चलती रही। एक और मैंने सोचा बता दूं। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज वर एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ द रायोटवारी सेटलमेंट। रायट मतलब है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फार्मर को, एक सिंगल फार्मर को राइट बोलते हैं। राइट वाली सेटलमेंट मतलब वो सेटलमेंट जो इंडिविजुअल फार्मर से किया गया, मतलब सिर्फ दो पार्टी, फार्मर स्टेट डायरेक्ट। इसमें ये क्यों किया गया? ये किया गया क्योंकि इसके पहले ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उन्होंने सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट किया। जो रेवेन्यू सेटलमेंट उन्होंने किया वो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट किया। परमानेंट सेटलमेंट में फार्मर और स्टेट के बीच में तीसरी एंटिटी भी थी, जेड यानी कि जमींदार। तो इसमें जमींदार ने बिडिंग करी, जमींदार इसमें बिडिंग करता था परमानेंट सेटलमेंट में। हाईएस्ट बिडर को राइट दिया जाता था स्टेट के द्वारा कि आप यू कैन कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर, एंड जो आपने बिडिंग करी है वो अमाउंट आपको स्टेट को देना है फार्मर से लेके, और इसका एक कमीशन, एक पार्ट ऑफ कमीशन जमींदार अपने लिए रख सकता था। पर इससे कई प्रॉब्लम्स आई। जब हम, अगर कभी हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा तो हम देखेंगे उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ऐसा सोचा गया कि देयर शुड बी ए न्यू काइंड ऑफ सिस्टम इन विच फर्स्ट दिस कमीशन थिंग, जमींदार जो कमीशन ले रहा है, एक तो ये कमीशन की थिंग चली जाए, कमीशन ना मिले, सीधा ज्यादा से ज्यादा स्टेट का रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो। और जो इस सिस्टम की प्रॉब्लम थी, जो जमींदारों के कारण प्रॉब्लम थी, कई तरह की प्रॉब्लम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रही थी, रेवेन्यू प्रॉब्लम आ रही थी, उनको हटाने के लिए भी सोचा गया कि जमींदार को हटा दो, देयर शुड बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन स्टेट एंड राइट। तो ये राइट वाली सेटलमेंट इंडिया में आया, परमानेंट सेटलमेंट के बाद आया, 19th सेंचुरी में आया। इसमें दो लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर ये राइट वाली सेटलमेंट के बारे में सोचा था, इसको डेवलप किया था। और जब थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास बने, ये इनका टाइम पीरियड है, जब ये 26, जब ये गवर्नर ऑफ मद्रास बने थॉमस मुनरो, तो 1820, अराउंड 1820 में इन्होंने इस सेटलमेंट को, राइट वाली सेटलमेंट को सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में, क्योंकि ये वहां के प्रेसिडेंट थे, मद्रास गवर्नर थे, मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया 1820 में। और अलेक्जेंडर रीड के साथ मिलकर इन्होंने पहले डेवलप किया था और इंप्लीमेंट किया जब ये खुद गवर्नर बने मद्रास के। बाद में इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इंप्लीमेंट किया गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का तो आपको टाइम पीरियड दोस्तों पता है, अलग है, ये नहीं है, तो 2 और 3 ओनली। राइट वाली सेटलमेंट में कुछ और भी चीजें थी। राइट वाली सेटलमेंट में क्योंकि डायरेक्ट लिंक था स्टेट और फार्मर का, तो उसका प्रोविजन ये था कि स्टेट मेजर करेगा हर फार्म को, उसकी लैंड को, टाइप ऑफ जो उसकी सोइल है उसको, इरिगेशन फैसिलिटी क्या है उस हिसाब से, और फिर सेट किया जाएगा एक परसेंटेज के भाई ये मानकर कि आपकी ये एरिया है, इसमें इतना प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन का एक हिस्सा कैश या काइंड में आपको स्टेट को कितना देना है। पर ये सिस्टम भी फेल हो गया क्योंकि इसमें
इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ना तो यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट ने हर तरह के फार्म को प्रॉपरली मेजर नहीं करा, ना ही वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है उसको प्रॉपरली मेजर किया। इसलिए अपने हिसाब से, अपने मन से स्टेट ने बहुत ही हाई रेट ऑफ रेवेन्यू डिमांड को रखा, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल इनिशियल पीरियड में नहीं हुआ और कई किसानों ने फार्मिंग नहीं करी, क्योंकि इसमें राइट था, अगर फार्मर कुछ यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेगा तो ही उसको रेवेन्यू देना था। इफ फार्मर चूजेस नॉट टू ग्रो एनीथिंग देन ही इज नॉट बाउंड टू गिव एनी रेवेन्यू टू द स्टेट अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। सो मेनी फार्मर्स चूज नॉट टू ग्रो एनीथिंग बिकॉज ऑफ द हाई टैक्सेशन डिमांड अंडर दिस सिस्टम। दोस्तों इस वजह से बाद में इसमें काफी चेंजेस भी किया गया, पर इस क्वेश्चन जो है कह रहा है उसमें ये है। इसमें एक और प्रोविजन था कि इफ ए फार्मर इज पेइंग टैक्सेस रेगुलरली देन ही कांट बी एविक्टेड फ्रॉम हिज लैंड। ये भी एक इसमें सिस्टम था। किसी दिन हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश एज पढ़ेंगे डिटेल में, तो हम इसको और डिटेल में देखेंगे। पर इसमें 2-3 बातें जो याद रखने की थी वो मैंने बताई, और एक बात और कि ये आया था परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ था बंगाल में, उसके बाद। तो परमानेंट सेटलमेंट पहले आया, राइट वाली सिस्टम बाद में आया। एक तीसरा सिस्टम और भी था, महलवारी सिस्टम, जो कि यूपी और नॉर्थन इंडिया में आया था। महलवारी सिस्टम जिसमें यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा है, वहां पे विलेज लेवल पे फिक्स किया गया कि इस विलेज का इतना रेवेन्यू होगा। कभी डिटेल में और देखेंगे उसे। चलिए 2 और 3। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राधा कांत देव, गाजुलू लक्ष्मी नारासू चेट्टी, और थर्ड है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं ये कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे थे। अब इधर देखते हैं, राधाकांत देव के आगे लिखा है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बिल्कुल ठीक है, ईयर है 1851। ये अपने तरह की एक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने की एक तरीके से कोशिश करी ऑर्गेनाइज वे में इंडियन डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखने की। एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंडियन डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रखने की कोशिश की। इट्स वन ऑफ इट्स काइंड ऑर्गेनाइजेशन। टाइम पीरियड है 1851। राधाकांत देव वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड आल्सो ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, गाजलू लक्ष्मी नारासू चेट्टी, सामने लिखा है फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा। ये गलत है दोस्तों, ये फाउंडर है मद्रास नेटिव एसोसिएशन के, और इसका टाइम पीरियड है 1852। मद्रास महाजन सभा का टाइम है 1884। इसके फाउंडर कौन थे, होमवर्क है, खुद देखिए। 1884 फाउंडर, इसका टाइम पीरियड ये है। मद्रास आप देख रही है, इसका टाइम पीरियड 1852। ये अपनी तरह की मद्रास नेटिव एसोसिएशन वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया ऑफ इट्स काइंड। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था जो कि इसका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का था, कि एक कॉम्पैक्ट वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी डिमांड्स, नेटिव इंडियंस की डिमांड रखना। तीसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन, बिल्कुल ठीक है, ईयर 1876। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो फर्स्ट और थर्ड सही है दोस्तों। ये ईयर भी याद रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फ्यूचर में पूछे कौन पहले ऑर्गेनाइजेशन बनी, कौन बाद में बनी, किसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको लगभग सबका बता ही दिया। इंडियन एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव भी यही था। देखिए उस टाइम जो कुछ भी हो रहा था ऑर्गेनाइज वे में, सोशो कल्चरल रिफॉर्म या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लेकर ही हो रहा था। तो 1876 इसका ईयर है, फर्स्ट और थर्ड सही है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 1927। देखिए हम लोगों ने 1919 का मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था उसको हर साल लगभग डिस्कस किया है। हर साल उससे सवाल आ रहा है। हमने पिछले 17 जब 16 का पेपर किया था उसमें भी था, 15 वाले में भी था। तो बटलर कमेटी जो 1927 में बनी थी वो भी एक रॉयल कमीशन था। उसको बनाया गया था ये सोचकर कि 1990 में जो एक्ट आया था
उसने सेंटर में बाय कैमरल लेजिस्लेशन बनाया था, उसमें एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी बनाया गया था। तो इसमें कुछ डिमांड थी, कुछ क्वेश्चन थे कि इस समय ये जो ईयर आया था 1927, इसमें सोचा गया कि जो पैरामाउंसी है, जो कि किसके साथ थी उस टाइम पे, पैरामाउंसी रेस्ट करती थी ब्रिटिश क्राउन के साथ। ब्रिटिश क्राउन और नेटिव इंडियन स्टेट्स का जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने के लिए, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से चलाने के लिए, उसके बीच ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक कमिटी बनाई गई जिसको रिकमेंडेशन देनी थी, वो बटलर कमिटी थी। ऑप्शन देखते हैं, डिफाइन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, गलत। डिफाइन द पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गलत। इम्पोज सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस, गलत। इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, इंडियन नेटिव स्टेट्स की बात हो रही है जो मैंने अभी बताया। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। With reference to Indian freedom struggle, consider the following events. Mutiny of Royal Indian Navy. दोस्तों जब हमने कैबिनेट मिशन डिस्कस किया था तो मैंने बताया था आफ्टर द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, कैबिनेट मिशन को अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन क्लेमेंट एटली ने। ईयर क्या था कैबिनेट मिशन का? 1946। तो ये भी उसी के टाइम पे हुई थी, मैंने कहा था फरवरी में हुई थी 1946। क्विट इंडिया मूवमेंट 2 बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगस्त 1942 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने डिस्कस किया था। लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज अधिवेशन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सब जगह हमने 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था 1930 में, उसके बाद 1931 में इरविन गांधी पैक्ट हुआ, उसके बाद राउंड टेबल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बिकॉज ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, जिसका एक प्रोविजन ये भी था कि कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जो 1931 में हुई थी, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। फर्स्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर नॉट अटेंडेड बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोस्तों 1930 में हुई, सेकेंड 1931 में हुई, थर्ड 1932 में हुई। All 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर अटेंडेड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है। ये इन्होंने क्या डिस्कस किया? हमने साइमन कमीशन डिस्कस किया था। साइमन कमीशन ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया था, साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ही ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का ईयर अलग है पर एजेंडा एक ही था। आफ्टर दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ये बात होनी थी कि 1919 एक्ट को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन भेजा गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? आगे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे हों उसकी बात को डिस्कस करना। तो दोस्तों ये टाइम पीरियड है, पूछ रहा है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 1, तो 3, 2, 1। चलिए 12th क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी। दोस्तों अभी कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं? डायरकी 1919 के एक्ट से आई थी और कितनी बार हमने बताया डायरकी। इसमें क्या हुआ था? इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट जो थे गवर्नमेंट के सब्जेक्ट बांट दिए गए, डिवाइड कर दिए गए सेंटर और प्रोविंस में, ब्रिटिश प्रोविंस में। फिर प्रोविंस के अंदर भी डायरकी, प्रोविंस के अंदर डायरकी आई और डायरकी में एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे जिसको कुछ सब्जेक्ट दिए गए, और एक ये इलेक्टेड लोग थे, और कुछ सब्जेक्ट रहे गवर्नर के अंदर, गवर्नर के अंदर जो काउंसिल थी उसके अंदर। तो सब्जेक्ट पहले सेंटर और प्रोविंस में बटे, और प्रोविंस के पास जो सब्जेक्ट है उनमें भी कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आए और कुछ गवर्नर की जो काउंसिल है उसके अंदर आए। तो डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, ये मतलब नहीं है डायरकी का। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, having 2 sets of rulers, division of the subjects delegated to the provinces into 2 category। ये डायरकी है। डायरकी मतलब रूल बाय रूल ऑफ 2, ये है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ, अच्छा ये पहले ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट देखते हैं, ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है 1929 का, एक्चुअली
बंगाल में जूट मिल बहुत हुआ करती थी उस टाइम पे, जूट मिल्स में स्ट्राइक हुई बंगाल में, उस ट्रेड डिस्प्यूट हुआ। तो इस तरह के ट्रेड डिस्प्यूट्स को एमिकेबली रिजोल्व करने के लिए गवर्नमेंट लाई ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929। इसका मेन प्रोविजन ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहती थी कि स्ट्राइक्स ना हो। इसी में एक कॉन्सेप्ट था यूटिलिटी सर्विस का। यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं उसमें बैन कर दिया गया स्ट्राइक को। बोला गया अगर यूटिलिटी सर्विस में कोई सर्विस है और उसको लेकर आपको कोई भी स्ट्राइक या कोई भी किसी तरह का आपको दिक्कत है तो आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। आपकी कोई भी डिमांड है तो उसको लेकर आप किसी भी तरह का ना तो किसी भी तरह का कोई डिमांड या किसी भी तरह का कोई स्ट्राइक नहीं कर सकते। 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। यूटिलिटी सर्विस में आप नहीं कर सकते स्ट्राइक। इसके अलावा स्ट्राइक्स को भी बैन किया गया। स्ट्राइक्स को दो तरह की स्ट्राइक्स को बैन किया गया, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। बोला गया कि अब मेन मोटिव ये था स्ट्राइक्स नहीं की जा सकती, और यूटिलिटी सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है उसमें भी नहीं की जा सकती एकदम से, और 14 दिन का नोटिस देना है। ये जनरली ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 स्ट्राइक्स को लेके था कि स्ट्राइक्स ना की जाए। ऑप्शन देखते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, नहीं। आर्बिट्री पावर्स टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, नहीं। इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, नहीं। द सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड ए बैन ऑफ स्ट्राइक, ये ए बैन ऑफ स्ट्राइक, इसमें हमें जो हमने पढ़ा हमने देखा मोटा मोटा बैन ऑफ स्ट्राइक्स की ही बात हो रही है, और सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल भी इस एक्ट में था, ये भी बात ठीक है। पर मोटा मोटा ये जो एक्ट था ये स्ट्राइक्स को बैन करने के लिए था कि यूटिलिटी सर्विसेज जो इसेंशियल यूटिलिटी सर्विसेज है वो एक तो इफेक्ट ना हो, और दूसरा गवर्नमेंट का मोटिव था जो स्ट्राइक से उनको बैन किया गया था। ऑप्शन डी। बाद में ये जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है इसको जब इंडिया की इंडिपेंडेंस आई तो नए एक्ट से इसको चेंज किया गया। 14 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फैक्ट्रीज एक्ट 1981 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade union। तो सबसे पहले अब हमें देखना पड़ेगा फैक्ट्रीज एक्ट 1881 क्या है। दोस्तों जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वेस्टर्न कंट्रीज में चालू हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड में चालू हुआ, तो इसके साथ ही फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़े, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़े तो नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स बढ़े। इस तरीके पर शुरू में जो अर्लीस्ट जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वेस्टर्न कंट्रीज में चालू हुआ, क्योंकि वो कैपिटलिस्टिक मोड पे था, इसलिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन के इमर्ज हुआ शुरुआती दिनों में वेस्टर्न कंट्रीज में। तो आप देखेंगे जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ आप पढ़ेंगे लेबर मूवमेंट्स पढ़ेंगे, आप वहां पे चार्टर मूवमेंट पढ़ेंगे जो कि ब्रिटेन में हुआ था। इन सब का मेन मोटिव ये था कि जो भी एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस हैं फैक्ट्रीज में उसको लेकर लेबर्स के वेलफेयर को लेकर काम किया जाए। जो सोशलिज्म चालू हुआ, सोशलिज्म का एक मूवमेंट चालू हुआ और आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म निकली, वो भी इसी वर्कर्स की कंडीशंस के अगेंस्ट ही निकली और लेबर की कंडीशन के वेलफेयर को देखते हुए ही निकली। पर इंडिया में इस तरह और इसको लेके कई तरह के लॉज भी आए। द फर्स्ट हाफ ऑफ जो 19th सेंचुरी था वेस्टर्न वर्ल्ड में कई लॉ भी आए, पर इंडिया में 1881 के पहले, फैक्ट्रीज एक्ट आने के पहले इस तरह का कोई भी लॉ नहीं था जो फैक्ट्री के अंदर जो लेबर काम कर रही है उसके वेलफेयर को देखे या उनके वर्किंग आवर या वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करे। इट वॉज ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों हमने जब डिस्कस किया था इल्बर्ट बिल तो हमने देखा था कि उस टाइम पे वाइसराय या गवर्नर जनरल 80 से 84 तक थे लॉर्ड रिपन। लिबरल व्यू के वाइसराय और गवर्नर जनरल थे, ये पीरियड भी इन्हीं के साथ मैच हो रहा है। फैक्ट्रीज एक्ट दोस्तों पहले तो देखें लगेगा किस किस पे। फैक्ट्रीज एक्ट की कंडीशन थी, पहला मैकेनिकल वर्क होना चाहिए, मतलब मशीन्स होनी चाहिए लगने के लिए। दूसरा था मिनिमम 100 वर्कर्स होने चाहिए, मिनिमम 100 वर्कर्स होने चाहिए, मिनिमम 100 वर्कर्स होने चाहिए, मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज होने चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, और किस पे नहीं लगेगा, ये दो कंडीशन है, लगेगा। तीसरा
फैक्ट्रीज एक्ट नहीं लग रहा था किस पे, एक तो टी और कॉफी प्लांटेशन पे नहीं लगेगा और इंडिगो फैक्ट्रीज पे नहीं लगेगा। इसके एक्सेप्शंस थे, ये हर जगह नहीं लगेगा। कहां नहीं लगेगा? कॉफी प्लांटेशन पे नहीं लगेगा, टी प्लांटेशन पे नहीं लगेगा, इंडिगो फैक्ट्रीज पे नहीं लगेगा। बाकी किन फैक्ट्रीज पे लगेगा? जिसमें मैकेनिकल इक्विपमेंट हो और कम से कम 100 वर्कर्स हो। ठीक है। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट ने जनरली सिर्फ डिफाइन, एक तो चिल्ड्रन डिफाइन करा। इस एक्ट में चिल्ड्रन की डेफिनेशन थी। चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या थी? 12 ईयर्स तक, 12 ईयर तक जिसकी एज है उसको चिल्ड्रन माना गया। ऐसा बोला गया कि जो 0 से 7 है वो काम नहीं करेगा, जिसकी एज 0 से 7 है वो फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। और क्योंकि चिल्ड्रन तो 12 तक है, और जो 7 से 12 है, जिसकी एज 7 से 12 है वो 9 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करेगा। क्या बोला गया दोस्तों फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में 1881 में कि चिल्ड्रन की डेफिनेशन है टिल द एज ऑफ 12 ए पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज ए चिल्ड्रन, ए चाइल्ड। और इसमें भी 0 से 7 आप जिसकी एज है उसको फैक्ट्री में काम पे नहीं रख सकते। 7 से 12 जिसकी एज है आपने उसको काम पे रखा तो उसको 9 आवर से ज्यादा काम पे एक दिन में वो काम नहीं करेगा। वर्किंग आवर के बीच में 1 आवर का आपको ब्रेक देना पड़ेगा। उसके आगे मंथ में, ये सिर्फ चिल्ड्रन की बात हो रही है दोस्तों, और लोगों के लिए नहीं है। लेडीज और जेंट्स, मेल और फीमेल, जिन जो इस एज ग्रुप में नहीं है उन पे, उनके लिए कोई रूल नहीं है। इसी एज ग्रुप में जो 7 to 12 है इनको मंथ में 4 हॉलीडे देने पड़ेंगे। इसके बाद जो भी मशीन्स है उनकी प्रॉपर फेंसिंग होगी। इस एक्ट के हिसाब से प्रॉपर फेंसिंग होनी है उन्हें, उन मशीन्स की जो कि डेंजरस हैं। उसके अलावा सैनिटेशन, और सैनिटेशन की इसमें कोई बात नहीं की गई थी ना, इसमें सैनिटेशन को लेके कोई बात नहीं थी। वो जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट आएगा 1891 उसमें कंसर्न था, तब ये बात करेंगे हम। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। इसके अलावा इसमें एक इंस्पेक्टर्स को भी रखने का प्रोविजन था फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर, जो कि इंस्पेक्ट करेंगे इन फैक्ट्रीज को। मोटा मोटा ये यही था। इसके अलावा इसमें ना तो वेजेस की बात की गई और ना ही ट्रेड यूनियन की कोई बात की गई। ये मेनली जो चाइल्ड लेबर थी, जो जिनको चिल्ड्रन माना गया, सारी चीजें उन्हीं को लेकर थी। वर्किंग आवर रेगुलेट करने को लेकर थी, एज डिफाइन करने को लेकर थी, मंथ में 4 हॉलीडे मिलेंगे इसको लेकर थी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन गलत। इसके बाद कई वर्क फैक्ट्रीज एक्ट आए, जैसे कि 1891 का भी आया और 20th सेंचुरी में भी कई फैक्ट्री एक्ट आए, पर अभी हम उन सबको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हमने वहां पे सिर्फ 1881 का किया। और एक मैं आपको पासिंग रेफरेंस देता हूं कि जो 1891 का एक्ट आया उसमें चिल्ड्रन की डेफिनेशन में उसकी एज 12 से बढ़ा के 14 कर दी। तो 7 से 12 की जगह अब हो गया कि 9 ईयर तक को के चाइल्ड को आप जॉब पे नहीं रख सकते, और 9 to 14 के आवर को वहां पे रेगुलेट किया गया। और वुमेन के लिए बोला गया कि उनको रात को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, वुमेन के आवर को भी रेगुलेट किया गया 1891 के में, पर मेल के आवर को वहां भी रेगुलेट नहीं किया गया। बस यहां हम इतना ही देखेंगे। दूसरा ऑप्शन, NM लोखंडे वॉज ए पायोनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। दोस्तों कल जब हम सत्य शोधक समाज को डिस्कस कर रहे थे, ज्योतिराव फूले को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने वहां पे एक न्यूज़पेपर का नाम लिया था दीन बंधु, जिसकी स्टार्टिंग करी थी कृष्णराव पांडुरंग ने। मैंने ये भी बताया था कि ये एक मराठी न्यूज़पेपर है जो पूना से निकलता था और बाद में शिफ्ट हो गया था फाइनेंशियल रीजन से, कहां पर? मुंबई में। मुंबई में उसको किसने चलाया था? मुंबई में उसको चलाया था NM लोखंडे ने। मैंने ये भी बताया था कि दीन बंधु जो न्यूज़पेपर है वो इंडिया का फर्स्ट एक्सप्लिसिटली लेबर कोस्ट को उठाने वाला न्यूज़पेपर था। NM लोखंडे भी पायोनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। जो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट था 1891 का, उसको लेकर भी इन्होंने बहुत काम किया था। उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए, उसको उसके बिल को पास कराने के लिए, उसके बिल को टेबल कराने के लिए NM लोखंडे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोस्तों इसका ओनली 2 ऑप्शन सही, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये हमने इसको डिस्कस किया, इसके बारे में कुछ बातें जानी जो कि आपको आगे भी मदद करें। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था 2017 का डिस्कशन।
इस डिस्कशन में हमने कोशिश करी कि जो क्वेश्चन है वो ही नहीं बल्कि उनके आसपास और भी जो टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं या उस टॉपिक से रिलेटेड जो और क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिस्कस करें। इनके किसी भी सवाल के एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और उस डाउट को लिखें ताकि हम उसको आपका जवाब दे सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से आपकी हेल्प कर सकें। जल्दी ही आएंगे एक और वीडियो लेके। थैंक यू।